Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Uh, इस वीक का सेकंड लेक्चर और सेकंड सेशन जो है वो हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन में जो है वो हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए थे उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखी थी और इशूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखे थे, 6 इशूज हमने देखे थे। और उसके बाद हमने इन्फ्लेशन रेट और उसके बाद हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी और ट्रेड इम्बैलेंस हमने जो वो डिस्कस किया था। इस सेशन में जो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, और अब हम जो वो डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट। बेसिकली एक्सचेंज रेट जो है वो रेट होता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज होती है, या दूसरे वर्ड में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें एक कंट्री की करेंसी कितनी पे करनी होगी दूसरी करेंसी के एक यूनिट को परचेज करने के लिए। ठीक है ना। जैसे लेट सपोज अगर मुझे $1 परचेज करना है तो उस $1 को परचेज करने के लिए मुझे कितने पाकिस्तानी रुपए पे करने हैं, वो बेसिकली उस करेंसी का एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो जब भी आप ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी, तो वहाँ पे जो है ऐसी बात है कि आपकी कंट्री की करेंसी डिफरेंट है, जिससे आप इंपोर्ट कर या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो करेंसी वो डिफरेंट है। तो फिर जो आप पेमेंट करते हैं वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है। ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस इज अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट। तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो ज्यादा या कम हो जाएगा एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सचेंज रेट टेक्निकली कैसे डिटरमिन होता है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे देखते हैं कि इस पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है जिसे हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो करेंसी नोट इशू करता है इसके बिहाफ पे जो उसके रिजर्व्स होते हैं वो डॉलर रिजर्व्स होते हैं। ठीक है ना। डॉलर के अगेंस्ट में वो आपको जो वो करेंसी नोट इशू करता है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए क्यों डॉलर के एक्सचेंज में क्यों करता है, तो अगर हम आपको बताएं कि जो पेमेंट सिस्टम जो इवॉल्व हुआ वो उसकी हिस्ट्री क्या थी। इनिशियली जब लाइफ स्टार्ट हुई, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तो उस वक्त थोड़ी सी आबादी बढ़ना शुरू हुई। तो उस वक्त ना बिजनेसेस थी ना फर्म्स थी, ठीक है ना गवर्नमेंट थी। तो लोग, कुछ थोड़े से लोग थे जो कि एक ही जगह पे रहते होंगे, 2 3 4 घरों में रह रहे होंगे। या बढ़ के ज्यादा वो एक शहर हो गया होगा, शहर भी ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो वहां पे वो लोग एक्सचेंज ऐसे करते थे कि जो कम जैसे अपनी जरूरत की चीजें खुद ही प्रोड्यूस करते थे। ठीक है ना। आपको जो चीज खानी है वो आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही उगा रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी। तो अब आपको, आपके पास आलू, आपको प्याज चाहिए तो आपने आलू देके प्याज ले ली। ठीक है ना। तो ये बाटर ट्रेड हुआ करता था, उस वक्त कोई करेंसी नहीं थी। तो मुझे अगर टमाटर चाहिए, मेरे पास प्याज है तो मैंने प्याज देके टमाटर ले ली। तो जब आबादी बढ़ती चली गई, लोग ज्यादा होते चले गए, गुड्स ज्यादा होती चली गई, तो जो बाटर एक्सचेंज था वो डिफिकल्ट होता चला गया। बाटर एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये हुई कि फर्स्ट तो मेरे पास आलू है और मुझे टमाटर चाहिए, जिसके पास टमाटर है उसको आलू नहीं चाहिए, उसको प्याज चाहिए। तो मैं पहले प्याज वाले के पास जाऊं, उसको आलू दे के प्याज लूं, अब उसको आलू नहीं चाहिए और फिर एक मसला। ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ, ये प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब मुझे जो चीज चाहिए वो उसको नहीं चाहिए, वो दूसरे के पास है, तो मैं उसके पास जाऊं उससे, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास कॉमन कमोडिटीज, उसको उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया कि राइस और वीट के बदले में आप सारी चीजें एक्सचेंज किया। तो जो भी आप जब जाएंगे कि आपको आलू चाहिए तो 1 किलो आलू इतने राइस के होंगे, यानी कि इतना केजी राइस आप देंगे तो आपको एक, यानी कि जो रेट जैसे हम हमारे पास रुपीज में लिखे होते हैं कि 50 रुपए का है, वो राइस या वीट की फॉर्म में लिखे हुए होते होंगे। ठीक है ना। तो ये कमोडिटी सिस्टम था। अच्छा, कमोडिटी सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। यानी कि देखो, आप जो अपनी इनकम अर्न करते हैं वो सारी की सारी आप करंटली तो कंज्यूम नहीं कर लेते ना, उसको आप फ्यूचर के लिए भी सेव कर रहे हैं। मतलब मैंने अगर एक काश्त की है आलू की,
और अब वो 6 महीने बाद दोबारा, तो 6 महीने तक मैंने वो आलू यूज करने ना। अब बारिश हुई, सारा बह गया, खराब हो गया, उसको कीड़े लग गए, तो मेरी सारी, तो जो मेरी वेल्थ थी वो तो जाया हो गई। तो फिर लोगों ने क्या किया कि जो प्रीशियस मेटल थे उसको यूज करना शुरू कर दिया एज अ करेंसी, यानी कि गोल्ड दे के, सिल्वर दे के, जो प्रीशियस मेटल थे उसको एक्सचेंज करते थे। ठीक, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि कमोडिटी सिस्टम से फिर हम, सबसे पहले बार्टर ट्रेड था, बार्टर ट्रेड के बाद जो आप कमोडिटी सिस्टम पर आए, कमोडिटी से आप गोल्ड स्टैंडर्ड पर आए कि आप जो वो गोल्ड एक्सचेंज किया करते थे। यानी कि अब मुझे कोई चीज खरीदने जानी है तो मैं गोल्ड दूंगा, तो यानी कि जो वेल्थ है वो गोल्ड होती थी। तो जो मार्केट, ये जो पूरा दौर था ये मर्केंटाइलिस्ट एरा कहलाता है ना। तो वो उस इस जमाने में जंगें होती थी, तो वो किसी मुल्क के सोने का काबू करने, क्योंकि सारी की सारी दौलत का, वो मुल्क उतना अमीर, जितना ज्यादा अमीर होगा इतना उसके पास सोना होगा, तो सबके पास सोना होगा, तो सब सोना लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको पेमेंट भी सोने में मिलेगी, हर चीज गोल्ड में होगी। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अब आप, किसी को पता नहीं है कि ये असली है या जाली है। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे कोई चीज लेनी है 10 किलो गोल्ड के लिए, अब मैं 10 किलो गोल्ड कैरी करके लेके जाऊं, सबको नजर आ रहा है, कोई छीन ले, स्नैच कर ले, आसानी के साथ वो कर सकता है। फिर डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसमें, कि अगर मुझे जो चीज चाहिए वो बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ गोल्ड की, यानी अब मैं उसको तोड़ूं बैठ के, उसमें जाए हो, तो ये जो इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने क्या करना शुरू किया, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड स्मिथ होते, सुनार जो होते थे, उनके पास जाके वो गोल्ड रखवाते थे, और उस वो सुनार उनको लिख के दे देता था कि फलाने बंदे ने मेरे पास इतना गोल्ड रखवाया हुआ है, ये रसीद दिखाकर कोई भी ले ले, यानी जिसके पास वो रसीद होगी वो गोल्ड ले ले। तो अब मुझे दूसरे शहर जाना था, मैंने कुछ सामान खरीदना था, मैंने वहां से सामान लिया और मैंने उसको वो नोट दे दिया, जो कि गोल्ड स्मिथ ने लिख के दिया था। उस आदमी ने वो नोट गोल्ड स्मिथ को दिया और गोल्ड स्मिथ से गोल्ड ले लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम इतना कॉमन हुआ कि लोगों ने गोल्ड स्मिथ से के पास जाके गोल्ड लेना छोड़ दिया। यानी कि समझो कि गोल्ड स्मिथ सेंट्रल बैंक थे उस वक्त, छोटे छोटे बैंक थे वो सारे, उनके गोल्ड उनके पास रखा हुआ है, और इकोनॉमी में वो उनके लिखे हुए नोट सर्कुलेट होना शुरू हो गए, गोल्ड सारा वहां चला गया। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आया कि वो उसको कैसे पहचाने कि ये नोट असली है या जाली है, कोई गलत लिख के दे दे, तो उसको कैसे वेरीफाई करें, और साइज सबका अलग है, तो कैसे पहचाना जाए। तो फिर जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सारा गोल्ड इसमें से गोल्ड लेके अपने पास रखा, और उसकी जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेशन के पाउंड स्टर्लिंग इशू कर दी। अच्छा, ये जो है वो मेरे पास नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ, कहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं जो हूँ वो वहाँ यहाँ तक पहुँच गया था, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिफरेंट डिनोमिनेशन के पाउंड स्टर्लिंग इशू कर दिए थे, और सारा गोल्ड उसने अपने पास रख लिया। तो जो करेंसी नोट था वो बेसिकली एक रसीद है। किसकी रसीद है? गोल्ड की रसीद है, जो गोल्ड आपने रखवाया हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, और उसने आपको रसीद दी हुई है। ठीक है। वो जो गोल्ड, तो जो आपके पास जो रसीदें हैं ये सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है, जब आप उसको वो देंगे तो वो आपको आपका एसेट वापस कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब अगर जब तुम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर सुनोगे, तो इसमें अगर कोई चीज़ मिस हुई हुई हो तो मुझे बता देना। तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सेशन में मैं फिर इसको वहां से उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो बस सीआर सबको बताने की जरूरत नहीं है, सीआर बस मुझे इंटीमेट कर दे कि सर वो जो आपका टॉपिक था वो यहाँ से मिस हुआ था, क्योंकि बीच में नेट डिस्कनेक्ट हुआ, वो सर्किल, तो मुझे पता नहीं कब से रिकॉर्डिंग स्टॉप थी। बहरहाल तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसे अब जो आप, तो इसी तरह तुम्हारे पास जो करेंसी नोट है, ठीक है ना, 100 रुपए के, 10 रुपए के, उसको निकालो। उसमें देखो, उसमें लिखा होगा हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। तो ये रसीद है, मुतालबे पर अदा करेगा मतलब आपको वो गोल्ड दे देगा। अगर 1935 से पहले तक अगर आप जाते सेंट्रल बैंक के पास तो आपको गोल्ड दे देता, लेकिन 1935 के बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड चेंज हो गया।
अच्छा, 1935 ये वो एरा है जिसमें जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई, मशीन इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, और मैन्युफैक्चरिंग का दौर शुरू हुआ। और मैनु जो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलप कंट्रीज से, यूके यूएस से, वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनने लगे। वो फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तमाम अदर कंट्रीज की नीड थी, तो आपको जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी वो गुड्स। तो इंपोर्ट करने के लिए अब आप जो है वो, अच्छा, अब अमेरिका की जो करेंसी वो डॉलर है, तो अब आप जो है वो डॉलर परचेज करें, डॉलर दें। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका था, उसने क्या किया कि तमाम इकोनॉमी से कहा कि आप हमें गोल्ड दे दें, और 35 ounce ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट $1 ले लें। ठीक है। तो तमाम सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपने पास जो उनके पास गोल्ड रिजर्व थे, जिसके अगेंस्ट उन्होंने करेंसी नोट इशू किए हुए थे, वो सारे गोल्ड रिजर्व उठा के बैंक ऑफ अमेरिका को दे दिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने उनको डॉलर दे दिए। तो अब सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में डॉलर्स मौजूद होते हैं, उस डॉलर के अगेंस्ट में वो करेंसी नोट। तो इसलिए जब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं फिएट इकोनॉमिक सिस्टम। तो असल में कुछ भी नहीं है, कागज के ब्याज पे कागज इशू हो रहा है। जिस दिन अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स होगी, डॉलर कोलैप्स होगा, आपके पास रिजर्व जीरो, और जो आपके पास एक करेंसी नोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो इसको बैक कर रहा था एसेट, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि गोल्ड आपके एसेट तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो अमेरिकन डॉलर है। तो अगर अमेरिकन की इकोनॉमी खत्म होती है, कोलैप्स होता है, तो वो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम है जो यहाँ तक पहुंचा। तो अब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है? जब 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या हुआ? तो जो आपको वहां से डॉलर मिले, जब क्योंकि सेपरेशन हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तो जो आपको जो वहाँ के